हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे हमारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट, जो 5 एलिमेंट थे वो फिनिश हो चुके हैं, जिसका नेम था टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। वो फिनिश हो गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? आपने ऐसा इंटरेक्टिव वर्ड्स ऐसा तो कहीं सुना भी होगा कि इंटरेक्टिव क्या होता है, कि इंटरेक्टिव देन नॉन इंटरेक्टिव, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मल्टीमीडिया के अंदर इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू बी इफेक्टिव इट शुड हैव मैक्सिमम इंटरेक्टिविटी। ओके, अगर हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम इंटरेक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि यूज़र कई प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसे कोई पार्ट्स होते हैं कि जिसको क्या करना चाहते हैं, वो स्किप करना चाहते हैं। ओके, जैसे हम नेविगेशन बोल सकते हैं कि द यूज़र क्लिक ऑन बटन्स और हाइपरलिंक्स फॉर नेविगेशन द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन चेंज एज पर द चॉइस। यूज़र अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेजेंटेशन का कोई पोर्शन है तो उसे क्या करना चाहता है, स्किप करना चाहता है। तो उसके लिए उसे हम बोल सकते हैं कि नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स क्या, कि एक पेज पर से हम दूसरे पेज पर जाते हैं, इट्स कॉल्ड नेविगेशन। तो ये नेविगेशन के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? बटन्स और हाइपरलिंक का। ओके, ये याद रखना है हमें कि नेविगेशन के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, तो हम बटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पहले क्या होता था कि शुरुआत के अंदर जो हमारे ब्राउज़र थे, इंटरनेट के ब्राउज़र थे, वो सिर्फ एक ही मीडिया एलिमेंट को सपोर्ट करते थे, जिसका नेम था टेक्स्ट। ओके, अभी जो हमारे 5 एलिमेंट्स है तो उसमें से सिर्फ वो टेक्स्ट को ही सपोर्ट करते थे, और टेक्स्ट के अंदर लिमिटेड स्टाइल और साइज़ का यूज़ होता था। मतलब उसमें भी वो लिमिटेशन थी कि ये पर्टिकुलर साइज़ या स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें पता है कि हमारे ऐसे लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउज़र भी हमारे मीडिया एलिमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। ओके, सम मीडिया एलिमेंट्स कैन बी हैंडल्ड इनलाइन एंड सम रिक्वायर प्लग इन। ये जो मीडिया एलिमेंट होते हैं वो दो तरीके से हैंडल हो सकते हैं। कौन से दो तरीके? एक तो इनलाइन है और सेकंड है प्लग इन। Inline media objects are specified inside the program using a specific inline media object tag। अगर हमें इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई करना है तो हमें किस टैग का यूज़ करना पड़ता है? इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट। ओके, ये था हमारा इनलाइन मीडिया एलिमेंट। अब है प्लग इन। प्लग इन मतलब क्या, कि वन टाइप ऑफ एक हेल्पर प्रोग्राम्स होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, तो इट्स कॉल्ड प्लग इन। तो आई होप आपको ये दोनों में से समझ में आ गया है कि इनलाइन मतलब क्या होता है, कि प्रोग्राम के अंदर जो हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करके हम उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और प्लगइन मतलब क्या, कि वन टाइप ऑफ हेल्पर प्रोग्राम है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो हमें याद क्या रखना है इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट के अंदर, कि इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर यूज़र कोई भी पोर्शन को स्किप करना चाहता है तो हम दो तरीके के बटन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि दो तरीके बटन कौन से, तो एक तो दो तरीके की चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट बटन का यूज़ कर सकते हो, आप बटन भी रख सकते हो प्रेजेंटेशन में, या फिर ऐसे हाइपर लिंक्स भी आप रख सकते हो। ओके, अब सेकंड एमसीक्यू ये हो रहा है कि पहले की शुरुआत में इंटरनेट ब्राउज़र कौन से मीडिया एलिमेंट को सपोर्ट करते थे, तो उसका आंसर होगा टेक्स्ट होगा, कि टेक्स्ट को सपोर्ट करते थे। ओके, देन नेक्स्ट एमसीक्यू, कि मीडिया एलिमेंट कौन सी चीज़ों को हैंडल करता है, कौन से मीडिया एलिमेंट को हैंडल करता है। सम मीडिया एलिमेंट्स कैन बी हैंडल इनलाइन एंड सम रिक्वायर प्लगइन। दोनों को दो तरीके को हैंडल करेगा, इनलाइन और प्लगइन को हैंडल करता है। अब इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट क्या है, तो वन टाइप ऑफ एक आप कोड बोल सकते हो, या फिर एक प्रोग्राम के अंदर ये टैग का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हो इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट आर स्पेसिफाई इनसाइड द प्रोग्राम यूजिंग ए स्पेसिफिक इनलाइन मीडिया
ऑब्जेक्ट। ओके, तो इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है प्रोग्राम के अंदर, तो हमें इनलाइन मीडिया ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो ये MCQ है। नेक्स्ट MCQ कि प्लगइन क्या है, तो प्लगइन आर एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम्स दैट कैन बी इजीली इंस्टॉल एंड यूज एज अ पार्ट ऑफ द वेब ब्राउज़र। ओके, तो इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट में आपको समझ में आ गया कि इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए उसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के दो टाइप के क्लासिफिकेशन है, मतलब कि जनरली मल्टीमीडिया इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है इंटरेक्टिव एंड सेकंड है नॉन इंटरेक्टिव। अब ये इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या है, तो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया इज़ द सीक्वेंस एंड टाइमिंग ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़र। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया मतलब क्या कि उसका जो सीक्वेंस है, फ्लो है, टाइमिंग है मीडिया एलिमेंट का, तो वो यूज़र कंट्रोल कर सकता है। ओके, जिसे क्या बोल सकते हो आप, इंटरेक्टिव मीडिया एलिमेंट। मतलब कि उसका जो फ्लो है मीडिया एलिमेंट का, तो वो यूज़र कंट्रोल कर सकता है कि उसका सीक्वेंस कैसे रखना है, टाइमिंग क्या रखना है, तो वो यूज़र के पास होता है उसका कंट्रोलिंग। In traditional mass media like television, radio or newspaper, the communication in one way. Okay, ट्रेडिशनल मास मीडिया मतलब क्या कि जो टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होगा। मतलब कि हम टीवी देखते हैं, ओके, तो क्या होगा कि हम उसका जो फ्लो है, आप मूवी देख रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मूवी में आप कोई भी पोर्शन स्किप कर सकते हो। अगर सॉन्ग है तो वो आप स्किप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि वो नॉन इंटरेक्टिव है। लेकिन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है तो उसमें सीक्वेंस एंड टाइमिंग है, तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल मास मीडिया है। जो ट्रेडिशनल मास मीडिया मतलब कि ये जो टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर है, जिसमें कम्युनिकेशन कैसा बनता है, वन वे बनता है, एक ही साइड बनता है कि जो हमें दिखता है वो हमें देखना पड़ता है। ओके, वो वन वे कम्युनिकेशन हुआ। इन नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया द यूज़र सिंपली वॉचेस द मीडिया एज इट्स प्ले फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। और नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में यूज़र को क्या करना पड़ता है कि बिगिनिंग से एंड तक उसे कंपलसरी देखना पड़ता है। तो ये है आपका नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। ओके, आपको समझ में आ गया कि इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कौन सा है। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया मीन्स जो यूज़र कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से मोबाइल में मूवी देखते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई सॉन्ग है तो उसे आप स्किप कर सकते हो, आगे प्ले कर सकते हो, कोई पोर्शन स्किप कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, हमारा इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया हुआ। ओके, लेकिन वही मूवी हम किस में, थिएटर में देखने जाते हैं, तो वो कैसे हुआ, वो नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया हुआ ना, कि आप अपने हिसाब से क्या नहीं कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग है तो उसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में। कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है तो हम अपने हिसाब से उसका जो फ्लो है, सीक्वेंस है, टाइमिंग है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और नॉन इंटरेक्टिव में हमें बिगनिंग से एंड तक वो चीज़ देखनी पड़ती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ये दोनों में डिफरेंस बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मास मीडिया एंड मल्टीमीडिया इज दैट देयर इज शिफ्ट फ्रॉम ऑडियंस टू यूज़र एंड द कम्युनिकेशन बिकम टू वे इंस्टेड ऑफ वन वे। तो अगर हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं तो यूज़र के साथ यूज़र और ऑडियंस का जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे के बदले क्या हो जाएगा, टू वे हो जाता है। ओके, और मास मीडिया के अंदर कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर दो और क्लासिफिकेशन है। कौन से है, एंटरटेनमेंट एंड एजुटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एंड एजुटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट मतलब क्या कि
हम जो गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया के हैं। ओके, दो टाइप के मल्टीमीडिया है, एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया एंड एजुटेनमेंट मल्टीमीडिया। तो एंटरटेनमेंट क्या क्या आएगा? मूवीज़ है, गेम्स है, वो सारे एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल है। और एजुटेनमेंट मल्टीमीडिया के किसके एग्जाम्पल आएंगे? कि जिसमें सिर्फ एजुकेशन होगा, कि लाइक एजुकेशन सीडी है, तो वो एजुटेनमेंट मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल हैं। कि जिसके अंदर सिर्फ एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कि एजुकेशनल सीडी है, तो कोई एजुकेशनल पार्ट्स है, ऐसा ऐसा कोई वीडियो है, तो वो सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? एजुटेनमेंट मल्टीमीडिया के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स के अंदर मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। ओके, हम थोड़े बहुत ऐसे फील्ड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन के अंदर मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे होता है? इन द एरिया ऑफ एजुकेशन मल्टीमीडिया हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। मल्टीमीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वो क्या होगा? CBT। हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जब हम ये मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करते थे, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते थे? कि लाइक चार्ट्स है, टेबल्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें मीडिया एलिमेंट है मल्टीमीडिया के, जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, तो इसका यूज़ करके हमारा प्रेजेंटेशन और अच्छा बन सकता है। ओके, और some of the use of multimedia in education and training are as mentioned below। ऐसे और कौन सी जगह पे उसका यूज़ होता है मल्टीमीडिया का? तो रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग लेक्चर्स, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उसका यूज़ होता है। देन अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके अंदर भी यूज़ होता है। हमें कोई स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करना है तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। ये जो CBT है, वो CBT क्या है? तो उसका जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ओके, मल्टीमीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज कॉमनली नॉन एज CBT। हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए जो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं उसे क्या बोला जाता है? CBT। यहाँ पे हमें CBT क्या है वो याद रखना है, एंड CBT का फुल फॉर्म याद रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कि हम मल्टीमीडिया का यूज़ कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? CBT। मल्टीमीडिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स कॉमनली नॉन एज CBT। Okay, a CBT lets the user go through a series of presentation, animations, text about a particular topic along with examples। ये CBT क्या होता है? तो CBT के अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो हम एनिमेशन बनाते हैं, प्रेजेंटेशन है या फिर टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमें एक छोटे एग्जाम्पल का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इट्स कॉल्ड CBT, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बोल सकते हैं, जिसका यूज़ मतलब किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका यूज़ होता है। CBT का यूज़ होता है ऑलमोस्ट सारे एज ग्रुप के लिए इसका यूज़ होता है। और इसकी जो हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि एजुटेनमेंट सीडी लाइक नर्सरी रैम्स और लर्न कंप्यूटर्स, ऐसी जो सीडी होती है वो किसकी है? CBT के एग्जांपल आप उसे बोल सकते हो। हम एग्जांपल ले सकते हैं ना कि हम छोटे बच्चों को किंडरगार्टन या नर्सरी में हम ABCD सिखाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे कि A है तो ए फॉर एप्पल हम ऐसा बोलते हैं, तो हम A अल्फ़ाबेट के साथ एप्पल ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। ओके, तो CBT का मतलब यही है कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन या टॉपिक लेते हो तो उसके अंदर आपको कोई एग्जाम्पल का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि ऑडियंस आसानी से समझ सकती है। तो CBT का मेन पर्पस ये है। देन जो एजुकेशन है, यहाँ पे इसका एजुकेशन कहाँ पे यूज़ होता है वो भी आपको समझ में आ गया कि आपको लेक्चर को रिकॉर्ड करने हैं, ब्रॉडकास्ट करने हैं, तो उसमें उसका यूज़ होता है। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसका यूज़ होता है। ओके, तो ये सारे ट्रेनिंग के अंदर भी उसका यूज़ होता है। एजुकेशन में क्या आएगा? सिर्फ CBT आएगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब और उसके बाद जो ट्रेनिंग है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में उसका यूज़ कैसे होता है? तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि
कोई भी जो डॉक्टर्स होता है वो सर्जरी करने से पहले क्या करेगा, वो प्रैक्टिस करेगा। ओके, तो वो क्या हुई, वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग हुई। कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक है तो वो इंजन को रिपेयर करने से पहले वो भी प्रैक्टिस करेगा, तो वो भी वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। कि सेल्समैन है तो प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में वो क्या करेगा, डिटेल्स के बारे में वो पढ़ता है, तो वो वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। तो ये सारे ट्रेनिंग के लिए भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। देन सेकंड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी उसका यूज़ कैसे होता है, हम उसका एडवर्टाइजमेंट में उसका यूज़ क्यों करते हैं मल्टीमीडिया का। तो हमें ऐसी बहुत सी सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ किया होता है, कि जैसे हमें लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है एडवर्टाइज, ऐसा लगता है ना हमें। तो जो एडवर्टाइज़ का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते, उसे हम अट्रैक्ट कर सके, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। कैसे, मतलब कि उससे क्या होगा कि वो अट्रैक्ट होगी, उसका सेलिंग ज़्यादा होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो वो क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए उसमें एडवर्टाइज में किसका यूज़ करती है, मल्टीमीडिया का यूज़ करती है। ओके, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं ना कि जो वोडाफोन कंपनी है। ओके, तो वोडाफोन क्या करता है, अपने जो प्लान्स है, पैकेज को प्रमोट करने के लिए जूस का यूज़ करता है, पकडॉक का यूज़ करता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ मल्टीमीडिया हुआ। ओके, ऐसे सारी कोल्ड ड्रिंक्स की भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि डर के आगे जीत है, तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ मल्टीमीडिया हुआ। ओके, तो इससे एडवर्टाइजमेंट में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब क्या, कि मूवीज़ है, गेम खेलते हो आप, ऐसे एनिमेटेड मूवी देखते हो, एनिमेटेड गेम्स आप खेलते हो, तो वो आपका एंटरटेनमेंट है। ओके, ऐसी बहुत सी सारी मूवी है ना एनिमेटेड मूवी, लाइक आइस एज, जुरासिक पार्क, अवतार। तो ये सारे जो मूवीज़ है उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट के साथ, एनिमेशन के साथ उसे बनाया गया है, ये सारी एनिमेटेड मूवी है। और ऐसे कई सारे ऐसे गेम्स भी होते हैं, एनिमेटेड गेम्स, जिसे हमें लगता ही नहीं कि ये वर्चुअल है, हमें यही लगता है कि हम रियल में प्ले कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एनिमेशन वाली गेम्स भी ऐसे मार्केट में अवेलेबल है। और ऐसे सारे सॉफ्टवेयर भी ऐसे, मतलब मार्केट में अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सॉफ्टवेयर भी ऐसे है कि हम अलग अलग कंट्री में हो तो भी हम एक साथ हम एक गेम खेल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो एंटरटेनमेंट में क्या आएगा कि एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड गेम आप प्ले कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका जर्नलिज्म के अंदर क्या आएगा कि ऐसे मैगज़ीन होती है, न्यूज़पेपर होती है, ऐसे जो पब्लिश होती है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन आप कोई भी मैगज़ीन और न्यूज़पेपर देखते हो, पढ़ते हो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पिक्चर भी अवेलेबल होती है, फ़ोटोग्राफ्स भी होता है, एंड उसमें आप वीडियो भी देख सकते हो, आप पर्टिकुलर कोई न्यूज़ के वीडियो भी देख सकते हो। तो मतलब मल्टीमीडिया का यूज़ जर्नलिज्म में भी होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे मल्टीमीडिया की यूज़ फिनिश हो रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है स्टेज इन मल्टीमीडिया। एनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मस्ट बी केयरफुली प्लान एंड डिज़ाइन। ओके, यहाँ पे मल्टीमीडिया के स्टेज क्यों है कि कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनाना है तो उसमें ये स्टेज ज़रूरी है। क्यों, आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उसमें क्या होगा कि ये सारे 6 स्टेज आप अच्छे से उसमें अप्लाई करते हो, तो आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, अच्छा बनता है, अट्रैक्टिव बनता है। ओके, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप 11th-12th में साइंस में हो। ओके, आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो कि नहीं मुझे 5 to 6 रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, ऐसे आप प्लानिंग करते हो। तो उस प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है, आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हो। ओके, तो इन शॉर्ट आप कोई भी चीज़ के, आप प्रेजेंटेशन में भी ऐसी प्लानिंग करते हो तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा बनता है, अच्छा बनता है। तो अच्छी प्लानिंग के लिए मल्टीमीडिया के अंदर ये 6 स्टेज का यूज़ होता है। कौन से 6 स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज है उसका रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर क्या होता है, तो
पहले हम क्या करेंगे कि हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम प्रेजेंटेशन हमें किसको दिखाना है, मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है और वो प्रेजेंटेशन मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को बताना है, कि 11th कॉमर्स को बताना है और 11th साइंस वाले स्टूडेंट को बताना है। तो मैं क्या करूँगी कि वो जो ऑडियंस है, तो ऑडियंस की स्किल के बारे में मैं जानूँगी, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बारे में मैं जानूँगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन में मुझे कोई एग्जांपल रखना है तो मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर साइंस के स्टूडेंट है तो मैं वैसा एग्जांपल रख सकती हूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो मैं कॉमर्स के रिलेटेड कोई एग्जांपल रख सकती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपको जो एग्जांपल रखने में आसानी होती है। ओके, तो रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर क्या आएगा कि ड्यूरिंग दिस स्टेज वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट द ऑडियंस, देयर स्किल्स, नीड्स एंड क्वालिफिकेशन। ओके, वी शुड ऑल्सो गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड। ये स्टेज के अंदर क्या करना पड़ेगा कि ऑडियंस कैसी है, क्वालिफ़िकेशन कैसी है, उसकी ज़रूरत क्या है, स्किल क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। देन जो हमारा कंटेंट है, हमें जो प्रेजेंट करना है, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन क्या करनी है, हमें इकट्ठा करनी है, कलेक्ट करनी है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। सेकंड है हमारा स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग मतलब क्या है, स्क्रिप्टिंग और फ्लो चार्टिंग भी आप बोल सकते हो कि स्क्रिप्टिंग क्या है। तो स्क्रिप्टिंग मीन्स डिसाइड द फ्लो ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। आपका मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे रखना है वो आपको डिसाइड करना है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्क्रिप्टिंग और फ्लो चार्टिंग बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज डन बाय मेकिंग अ फ्लो चार्ट टू शो द मेन मेनू एंड द ब्रांचिंग व्हेन अ यूज़र सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑप्शन। ये कहाँ पे रखा जाता है, मतलब होम पेज के अंदर आपने प्रेजेंटेशन बनाया है। अब आपको क्या करना है कि आपका फ्लो कैसा रखना है वो डिसाइड करना है कि होम पेज के अंदर फॉर एग्जांपल कि हमें 11th स्टैंडर्ड के कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन बनाया है, तो हमें कंप्यूटर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, तो वो 13 चैप्टर्स है। तो 13 चैप्टर्स हमें कैसे रखने हैं, 13 चैप्टर्स के नाम आपने लिख दिए, तो फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, नहीं लिखना है, एक्सरसाइज एमसीक्यू लिखने हैं, नहीं लिखने हैं। मतलब कि जो 13 चैप्टर्स है उसका फ्लो आपको कैसे रखना है, तो वो डिसाइड किस में होगा, स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग में। तो सेकंड स्टेज क्या करता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन का आपको फ्लो कैसे रखना है, स्क्रिप्टिंग कैसे रखनी है, वो डिसाइडेड सेकंड स्टेज के अंदर होता है। ओके, देन है आपका थर्ड स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग में क्या आएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज द एक्चुअल विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस। मतलब कि हमें एक्चुअल में हमारा विजुअलाइजेशन कैसे दिखता है, तो वो डिसाइड हमें यहाँ पे करना है स्टोरी बोर्डिंग के अंदर। आपका जो आपके होम पेज आपका तैयार हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें मीडिया एलिमेंट का यूज़ करना है स्क्रीन पर। तो हमें मीडिया एलिमेंट को कहाँ पे रखना है, स्क्रीन की कौन सी जगह पे रखना है, वो डिसाइड हमें स्टोरी बोर्डिंग के अंदर करना है। For example, the storyboard in our earlier example will contain the design of the home page where we will place the buttons, how will they look like, what happens when we click this button, and each and other such required elements. ओके, तो स्टोरी बोर्डिंग में क्या होगा कि स्क्रीन के अंदर हमें बटन के कितने रखने हैं, कैसे रखने हैं, कौन सा बटन को आप क्लिक करते हो तो कौन सा पेज ओपन होता है, तो वो सारा डिस्कशन, मतलब वो सारा मैनेजमेंट हमें किस में करना है, स्टोरी बोर्डिंग के अंदर करना है। देन है हमारा फोर्थ स्टेज जिसका नेम है प्रोटोटाइपिंग एंड ग्राफिक्स। ओके, हमारा प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें कौन से मीडिया एलिमेंट का यूज़ करना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमने साउंड एंड वीडियो एलिमेंट का यूज़ किया है, वीडियो एलिमेंट का था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो ऑडियो है या वीडियो है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एनिमेशन है, एनिमेशन का यूज़ किया है तो हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप के बाद हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो एंड वीडियो एनिमेशन का यूज़ किया है तो उसे हमें क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोटोटाइपिंग एंड ग्राफिक्स के अंदर करनी है। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेज प्रोग्रामिंग।
प्रोग्रामिंग में क्या, ये हमारा पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। और प्रोग्रामिंग में आपको प्रोग्रामिंग के नाम पर से ही पता चल गया होगा कि प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आफ्टर द कलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया एलिमेंट्स they are combined together into a final product using software packages like Macromedia Flash, Synfig and HyperCard etc. यहाँ पे हमें क्या करना है कि कौन से प्रोग्रामिंग के अंदर हमें अप्लाई करना है, ये हमारा प्रेजेंटेशन को कौन से प्रोग्राम में हमें अप्लाई करना है, कि हमें मैक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर करना है, सिनफिंग के अंदर करना है कि हाइपरकार्ड के अंदर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना है, सिर्फ प्रोग्रामिंग डिसाइड करनी है। देन वो डिसाइड होने के बाद लास्ट स्टेज है हमारा चेकिंग। हम क्या करेंगे, वही प्रोग्रामिंग में हम चेक करेंगे। फाइनल स्टेज होगा ये हमारा कि हमारे जो मीडिया एलिमेंट जिसका हमने यूज़ किया था वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, इन दिस स्टेज वी चेक इफ़ ऑल द मीडिया एलिमेंट्स आर वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। तो ये चेक हमें इसमें करना है, लास्ट स्टेज के अंदर करना है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये हम जो 6 स्टेज है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ओके, अगर इसे हम स्टेज वाइज कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा ही बनता है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू होते हैं कि हमारे मल्टीमीडिया के स्टेज कितने हैं, तो 6 स्टेज है, कौन कौन से हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सा है। ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि सेकंड स्टेज कौन सा है, तो सेकंड स्क्रिप्टिंग एंड फ्लोर चार्टिंग। ये हो सकता है कि लास्ट स्टेज कौन सा है, तो लास्ट हमारा चेकिंग है। तो ये सारे एमसीक्यू हमें याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।